लिए मत लिया जाता है लोगों से, हमारे पार्टी के विभिन्न स्टेक होल्डर्स से, और अंत में तय होता है सबसे जो ऊपर की हमारी बॉडी है पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो ये प्रोसेस कुछ दिन में हो जाएगा। जो भी हमारे विधानसभा के नेता निकलेंगे इस प्रोसेस के दौरान, वो पहला कैबिनेट मीटिंग में ही हमारे संकल्प पत्र के प्रमुख वादों को पास कराएंगे और आने वाले दिनों में हम एक जगह विशेषता उन परिवारों के लिए संघर्ष का विषय बनता है जो कहीं झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो आशान्वित हैं कि उनको भी एक मौका मिलेगा एक बेहतर जीवन जीने का। ये उनको सोचकर, उनको केंद्र बिंदु बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ चीजें इंगित की हैं। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि अब तक जो जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए, हमने हर एक वादे को पूरा किया है। चाहे वो राम मंदिर बनाने का वादा हो, चाहे वो धारा 370 हटाने का वादा हो, या फिर महिला के लिए अलग से स्कूलों में टॉयलेट की व्यवस्था हो, या गरीब के लिए घर बनाने की व्यवस्था हो। तो मोदी की गारंटी मात्र शब्द नहीं है, एक हकीकत है जिसको भारत की जनता ने स्वयं अपनी आंखों के सामने फलीभूत होते देखा है। दिल्ली में आपके सामने चुनौती ये थी कि वोट आपको भी खूब मिलता था लोकसभा चुनाव में 54-50% के ऊपर, लेकिन अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा कोट पक्का वोट माना जाता था जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, दलित तबके का वोट उसको बहुत मिलता था, और वो ऐसा लगता था कि केजरीवाल को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। उसके दिल में घर करना, ये काम कैसे हुआ दिल्ली में? देखिए, केजरीवाल साहब ने अपना एक चेहरा राजनीति ऐसे बनाया था कि आपको वो इनविंसिबल तब भी लगते थे जब वो लोकसभा में बनारस में जाके नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे थे, तो तब भी परास्त हुए, विधानसभा में अपने क्षेत्र में भी परास्त हुए। ये उनके अपने कुकर्मों का, उनकी अपनी कुनीतियों का परिणाम है कि जनता ने उन पर अब विश्वास करना छोड़ दिया। वो कब तक विक्टिम पॉलिटिक्स करते रहेंगे और क्यों जो जनता समय देती है ताकि उनकी सेवा हो सके, उसको जाया करके अपना उद्धार करें, कल्याण करें, जनता को झुग्गी में रहने पर मजबूर करें, लेकिन खुद के लिए शीश महल बनाएं। तो वो तर्क और वो सारे के सारे प्रमाण जनता के सामने साफ थे, जिसके आधार पर जनता ने अपना निर्णय लिया। एक वक्त स्मृति जी ये कहा जाने लगा था कि बीजेपी शायद मिडिल क्लास अपने वोट को फॉर ग्रांटेड लेने लगी है, लेकिन इस बार हमने देखा प्रचार में मिडिल क्लास की खूब बातें हुई। मोदी जी ने भी नाम लिया, केजरीवाल भी नाम लेते थे। बजट में जो खासकर 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं की घोषणा, अब डेटा ये बता रहा है, सिफोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास का वोट जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया। लेकिन बीजेपी किसी एक विशेष क्लास, विशेष वर्ग, विशेष कम्युनिटी, विशेष क्षेत्र की पार्टी नहीं है। जनमानस की पार्टी है, हर हिंदुस्तानी की पार्टी है। पहले कहा जाता था कि बीजेपी सिर्फ महिला वोटर्स की पार्टी है, फिर कहा जाता था बीजेपी कैसे उत्तर भारतीयों की पार्टी है, फिर कहा जा रहा है आज की क्या बीजेपी सिर्फ मिडिल क्लास की पार्टी है, फिर कुछ लोग कहते हैं कि क्या बीजेपी सिर्फ उस गरीब की पार्टी है जिसके लिए मोदी घर बना रहे हैं, टॉयलेट बना रहे हैं। लेकिन एक भाजपाई होने के नाते मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकती हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में हर नागरिक की सेवा हम कर सके, हर नागरिक को कल्याण के पथ पे हम लोग अग्रसर रखें, इस संकल्प के साथ हमारे संगठन की रचना हुई है। तो आज का जो परिणाम है वो मात्र एक वर्ग विशेष ने हमें समर्थन दिया, ऐसा नहीं है। हर वर्ग, हर समुदाय ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके अपना वोट भाजपा को दिया है। ये हमारे लिए संतोष का विषय है। तो अब हम आश्वस्त रहे कि दिल्ली की हवा भी साफ हो सकती है, दिल्ली की यमुना भी साफ हो सकती है, और होगी। गारंटी मोदी ने दिए रहकर तो आपका विश्वास करना बनता है। बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी जी हमसे बात करी थी, बहुत धन्यवाद आपका स्मृति जी। अब उन्होंने कहा कि गारंटी मोदी की है तो उस पर सवाल नहीं करना चाहिए, मोदी की गारंटी है तो पूरी होगी, लेकिन जवाब बहुत सारी है। और बाकी जैसा उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल अगर इस स्थिति में आ जाए कि अपना चुनाव भी हारे हैं, तो इसके पीछे खुद स्मृति जी का एक कहना है कि उनके अपने कर्म है। भ्रष्टाचार के आरोप जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे, उनका एक जो ऐसा चेहरा था जिस पर कोई दाग नहीं था, दिल्ली वालों को उस पर कम भरोसा हुआ, वो वोट में दिखता है। हमारे साथ शहजाद माफ कीजिएगा साजिद अशीनी साहब स्टूडियो में एवं एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, चर्चा में आए थे। अभी जब उन्होंने वोट डालने के बाद ये कहा कि मैं भाजपा को वोट देकर के आया। अभी किसी सिफोलॉजिस्ट ने ये नहीं बताया कि मुस्लिम वोट किसको कितना परसेंट मिला है, हाँ एक डेटा जो मिला है कि आपको देखा होगी, लेकिन इस चुनाव में केजरीवाल साहब की पार्टी यहाँ पहुंची, अंदाजा था
अंबेडकर ने कहा था कि इस जन्म में तो मोदी की हमें मुझे हरा नहीं सकते। ये बहुत वायरल हुआ था उनका बयान, आज भी चल रहा है। तो इस तरह का आंकड़ा जो है किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने ठगा है, खासतौर से मुसलमानों को, इमामों को, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आपको याद होगा कि अभी इलेक्शन से पहले हमने बाकायदा धरना किया केजरीवाल के सामने, तब जाकर हमारी 17 तो आगे उसके बाद 17 हाँ बिल्कुल आगे हमने धरना दिया तो किसी एलजी ने फाइल नहीं रोकी, किसी अफसर ने फाइल नहीं रोकी। 6 महीने से हमें कहा जा रहा था कि साहब एलजी होने नहीं दे रहे, अफसर होने नहीं दे रहे। जब हमने धरना दिया तो 8 दिन में सारी तरफ आ गई और किसी नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी मुस्लिम वोट तो अभी भी आम आदमी पार्टी के पीछे ही लामबंद दिखाई दिए। ना कांग्रेस को कोई बड़ा चंक मिला, ना AIMIM जैसे नए जो दावेदार आए थे। देखिए असल में क्या है कि मुस्लिम को ये विश्वास था कि शायद आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ये दर्ज कर लेगी। भाई बीजेपी को अभी खुलकर मुसलमान वोट नहीं देगा, लेकिन जैसे बीजेपी मुसलमान को वोट बीजेपी को वोट मिल रहा है। अब देखिएगा कि किसी आंकड़े आएंगे तो 11 से 12% मुसलमान का भी कहीं ना बीजेपी के खाते में आता हुआ नजर आएगा। 11 से 12% ये वोट परसेंटेज जो है दिल्ली के अंदर आएगा, आप देखेंगे। और एक सर्वे ने मैं जो भूल गया उसने बताया भी था कि 11% जो है मुसलमान का वोट बीजेपी को मिला है, 9% कांग्रेस को मिला है। हर्षवर्धन जी, क्या ये बात समझी जा सकती कि दिल्ली में दुनिया या कहीं की वोटर केजरीवाल से इतने त्रस्त हो गए कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने कहा चलो मोदी को अपनी बात ट्राई करते हैं? लेकिन मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। शेरी साहब भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के आए, ये अच्छा है। मुझे लगता है कि देश को, मुसलमानों को जरा सोचना चाहिए कि वोट किस आधार पर, और मुद्दों पर वोट करना है, नेता पर वोट करना है तो भाजपा को ट्राई करना है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा तो है नहीं उनका कोई बुरा किया। लेकिन जो रशीदी साहब कह रहे हैं कि 11% वोट मिल जाएगा, ये मुझे लगता है थोड़ा सुना है कि खाम ख्याली ज्यादा दिखती है। अरविंद केजरीवाल के साथ मुस्लिम और लोअर तबके का एक बड़ा वोट बैंक, वो इंटैक्ट जो मतदाता प्रतिशत है, जो उनके साथ जो मतदाता जुड़ा हुआ है, वो भी इसी को इशारा कर रहा है कि उन सीटों पर अभी भी अरविंद केजरीवाल बहुत शानदार तरीके से लड़े। और चूंकि इतनी बड़ी जीत उनको मिली थी, इतना जबरदस्त उनको मैंडेट मिला था कि वो सीटें अब लग रही कि एकदम से 62 से 23 आ जाए तो फिर तो लगता है कि क्या हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके पास एक बड़ा मतदाता वर्ग है और कम से कम मुसलमान वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। कुछ जगहों पर कुछ मुसलमान किसी और के इसी साथ सवाल है। को अगर ऐसे पूछ हमारे साथ आदर्श पंडित जी भी हैं, पॉलिटिकल रिसर्चर में आपके पास भी स्वागत आपका इंडिया टीवी के स्टूडियो में। लेकिन रश्मि साहब इस सवाल को अगर ऐसे पूछे कि क्या अब भारत का मुसलमान कोई चौथा विकल्प भी ढूंढने लगा है, कोई दूसरा विकल्प भी ढूंढने लगा है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के इतर मोदी या ओवैसी संभावनाएं नजर आने लगी? नहीं देखिए, ओवैसी में तो संभावना है ही, क्योंकि उनकी पार्टी का नाम ऐसा है मजलिस इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन। वो तो विकल्प मुसलमान के लिए हो ही नहीं सकता। अगर वो विकल्प होता तो मुस्लिम लीग जो दफन कर दी मुसलमानों ने हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद, तो मुस्लिम लीग को मुसलमान वोट देता। तो मुस्लिम नाम से कोई पार्टी तो हिंदुस्तान में जीवित नहीं रह सकती, ये तो तय है। लेकिन विकल्प जो है परेशान होकर, इन सभी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों से परेशान होकर विकल्प बीजेपी को भी मुसलमान मान रहा है। इसलिए मान रहा है कि कांग्रेस, समाजवादी या आम आदमी पार्टी ये बार बार मुसलमानों को इस्लाम पर डरा रही है बीजेपी से कि साहब अगर बीजेपी आ गई तो तुम्हारा वोट राइट छूट जाएगा। अब आप मुझे बताइए जिस देश में मुसलमान 17-18% हो, जो सरकारी आंकड़े जनगणना 11 की जनगणना की, तो 17-18% लोगों को वोट राइट कैसे छीना जा सकता है? ये इतना बड़ा धोखा है और इतना बड़ा डराने के लिए हथियार है विपक्षी पार्टियों का। मुसलमान इसको आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा है। आप जो कह रहे हैं उसे भारतीय जनता पार्टी मानती है या नहीं मानती है, क्या वो इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि मुसलमानों का रुख उनकी तरफ आ रहा है? और शिवम त्यागी जी भी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शिवम त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुभकामनाएं आपको। 27 साल का वनवास आपका खत्म हो गया है, क्या इसमें की रोल दिल्ली के मुसलमानों ने भी निभाया है?
लेकिन प्राची जी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। मुझे दुख है कि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, वरना सभी को आपको मिठाई खिलाता, पर कोई बात नहीं, समय है हमारे पास। दूसरा, जहाँ तक बात आपने विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं का कहा, मैं तो कहता हूँ पूरे दिल्ली वालों का है। जब आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ रहे होते हैं, चुनाव के बीच में होते हैं, तो आप चुनावी राजनीति करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी पार्टी जीतती है या फिर आपके मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री भी पूरे प्रदेश के होते हैं, सबने आपको वोट किया होता है, जनता है, हमारा काम है सबके लिए काम करना, वेलफेयर के काम सभी लोगों के लिए करना, जाति और धर्म से ऊपर उठकर। तो मैं कहता हूँ सबका सम्मान, और साजिद रशीदी जी ने हमें वोट दिया, बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ चेंज कहीं से तो शुरू हो, अच्छा ही होगा, लेकिन जितनी जल्दी और जितनी बेहतर तरीके से अवेयरनेस जनता के बीच में फैले वो अच्छा है। लेकिन कि यहाँ पर ये चीज है इम्पोर्टेंट कि सबसे जरूरी क्या रहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिस तरीके से आज भी इस देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जनता अगर किसी की गारंटी को सबसे ज्यादा मानती है तो वो मोदी की गारंटी है। जिस तरीके से दिल्ली में ना रहते हुए भी, दिल्ली की सरकार में ना रहते हुए भी भाजपा ने जिस तरीके से काम किया, और हमने लगातार आपके चैनल के माध्यम से गिनवाए, दिल्ली की जनता को बताया, उसका ये असर है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनकी इनकम्बेंसी रही 10 साल में, हवा न पानी न स्वास्थ्य न शिक्षा, हर चीज पर झूठ बोलते रहे अरविंद केजरीवाल, आखिरकार जनता ने धोखेबाज व्यक्ति को कहा अब आप चलिए। मैं मानता हूं वाला नैरेटिव काम आ गया शिवम त्यागी जी। दिल्ली के इन चुनावों ने या दिल्ली के इस मैंडेट ने बहुत सारी बातों को क्लियर कर दिया। जो बड़ी बातें दिल्ली के मैंडेट से सामने आ रही है, 27 साल बाद आपका जो सूखा खत्म हुआ, जो वनवास खत्म हुआ, उससे बड़ी बात यह है कि जेल जाने वालों पर दिल्ली की जनता ने यकीन नहीं किया। 3 बड़े बड़े चेहरे, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट हार गए, जौनपुरा से मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से अपना चुनाव हार रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जेल वाला एक जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। और आदर्श जी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे और जब इस्तीफे का ऐलान उन्होंने किया था, मुझे याद है उनकी वो स्पीच, उन्होंने कहा था कि अब जनता डिसाइड करेगी कि मैं बेईमान हूँ या मैं कट्टर ईमानदार हूँ। जब तक जनता नहीं मैंडेट दे देगी मैं दिल्ली का सीएम नहीं बनूंगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी एक्सेप्ट करेगी कि आपकी कट्टर ईमानदार वाली जो छवि थी भाई उस पर डेंट लगा और जनता ने बता दिया अपने मैंडेट से? जी, अगर आप देखें तो एक फर्क है, 2 मुख्यमंत्री को जेल में चुनाव के पहले, एक हेमंत सोरेन, दूसरा अरविंद केजरीवाल। हेमंत सोरेन जी ने तब के तब इस्तीफा दिया, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया, वापस चुन गया। अरविंद केजरीवाल जी ने ये नहीं किया। तो जनता कहीं ना कहीं आपके जो ड्रामे हैं, आप जब पीक कर जाते हैं उसके बाद उसको कंज्यूम नहीं कर पाते, उसके बाद उसको पचा नहीं पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी से सबसे पहली जो भूल, एकदम स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, कि वो जेल जाने के बाद उनको लगा कि मैं जनता में सिंपैथी लूंगा कि गवर्नेंस नहीं हुआ था कि मैं जेल, लेकिन जनता कहीं ना कहीं ये भी समझ रही है अगर आप जेल गए तो वहीं अनेक उदाहरण, अडवाणी जी से लेकर ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है गवर्नमेंट का और फिर वापस से चुन गया, इन्होंने ये नहीं किया। बाद में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात कहीं ना कहीं से फीडबैक भी आया होगा जरूर, तब जाकर के उन्होंने वो दिया है। ऐसे वो इस्तीफा देने वाले लोगों में से है नहीं अरविंद केजरीवाल। तो मुझे लगता है कि उनको दिखा कि ग्राउंड एक्चुअली उनके धरातल जो है खिसक रही, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, बट टू लेट नहीं, जब इस्तीफा भी उन्होंने दिया था हर्षवर्धन जी, तो जब वो इस्तीफे का ऐलान कर रहे थे मीडिया के सामने आए, जनता के सामने आए, तो उन्होंने यही बताने की तो कोशिश की थी कि बेशक मुझे जेल भेज दिया गया हो, लेकिन मैं एकदम बेदाग छवि का हूँ। शराब घोटाले में कोई मनी जेल अभी तक सामने नहीं आई, आप कोई सबूत नहीं जुटा पाए। हम देखिए जेल से बाहर आ गए, तो बेशक वो बेल पर बाहर आए, लेकिन उन्होंने कहा हम जेल से बाहर आ गए, ये सबूत है मेरी ईमानदारी का, लेकिन जनता ने इसको नकार दिया इस तरह से। क्योंकि जनता ने जो तभी नकार दिया था वो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता थी। लेकिन मुझे लगता है कि सारी बातें अपनी जगह है जब आप बार बार जनता को समझते हैं कि हम उसको बेवकूफ बना दें। उदाहरण के लिए आप एमसीडी चुनाव के वक्त कहते हैं कि अरे भाई अभी तो सिर्फ गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ की बात करो, यमुना में 25 में करेंगे नहीं तो हम वोट नहीं मांगने आएंगे। फिर आप कहते हैं अच्छा हमसे ये नहीं हो पाया, फिर आप कहते हैं कि हम पानी नहीं पहुंचा पाए, फिर आप कहते हैं हम सड़क नहीं बना पाए, और उसी वक्त जनता देख रही होती है कि एलजी का रोका हुआ काम सरकार, केंद्र सरकार का फंड न देने के बावजूद आलीशान भवन बनता है अरविंद केजरीवाल। मुझे लगता है
एक नेता के तौर पर जो बेसिक जिसको कहते हैं ना किसी नेता का आधार बनता है, वो बेसिक प्रीमाइस उनका खत्म हो गया था। उनकी जो नींव थी उसमें दरार पड़ चुकी थी। उसमें ये परिणाम मेरा ये मानना है कि फिर भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी फ्रीबीज पॉलिटिक्स के बूते और जिसको कहें कि मुसलमानों को एक ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा है, अभी कांग्रेस उस तरह से लड़ती नहीं दिखी और फिर वो चले गए उनके पास। तो मुझे लगता है भाजपा को आगे की राजनीति के लिए कुछ अपना तरीका सोचना पड़ेगा। एक तो ये जो कुछ मोदी की गारंटी है वो अगले साल भर के भीतर होती हुई दिखे। यमुना रिवर फ्रंट हो, दिल्ली की हवा साफ होनी हो, पानी साफ मिलना हो, कूड़े का पहाड़ कम होना हो, ये सब होता हुआ दिखे। और दूसरा, जब हम कहते हैं फ्रीबीज पॉलिटिक्स, तो जनता को इतना मिल जाए क्यों कहे कि भाई ये 2000, 1100, 1500 इस सब से हमको ज्यादा मिल रहा है और फिर से सुशासन वाली राजनीति की तरफ लौट पाए। शिवम त्यागी, लगातार कहा गया कि बीजेपी आएगी तो आपकी योजनाओं को बंद कर देगी। इस नैरेटिव से पार कैसे पाया गया? मोदी जी ने कहा जारी रहेगी। देखिए, एक होता है योजनाओं को बताना, एक होता है योजनाओं को देना, एक होता है योजनाओं का क्रियान्वयन करना और एक होता है उसके बाद भी राज्य की फिस्कल हेल्थ जो है वो बेहतर रहे। अभी पिछले दिनों एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट में जो बीजेपी लीडिंग राज्य हैं उनमें टॉप 20 की लिस्ट में हमारे 12 राज्य हैं। यानी कि तमाम सुविधाएं देने के बाद भी, लाडली बहना योजना देने के बाद भी, लाड़की बहना योजना देने के बाद भी और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में खासतौर पर महिलाओं को